Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video, we are going to explore some new topics. Right? इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करें. ठीक है, इस पार्ट को पूरा देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइज, आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. तो ये सिलेबस जो है वो एनईपी के अकॉर्डिंग है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो आपकी अप्लाई हो गई है. ठीक है, कि आप लोग उसको उस पैटर्न को, उस सिलेबस को फॉलो अप करें तो उसके हिसाब से है. और बाकी भी यूनिवर्सिटीज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर अप हैं, तो पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले बात करेंगे आज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की, कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है. ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रभावशाली हो. तो एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कब होगी, जब उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से अचीव हो पा रहे हो. ठीक है, और अच्छी तरीके से अचीव हो पा रहे हो मतलब कि जो भी उसके पास उस चीज को अचीव करने की रिसोर्सेस हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहे हो, तभी हम अच्छी तरीके से गोल को अचीव कर पा रहे होंगे. ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव व्हाइल यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्स एफिशिएंटली. आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ठीक है, जितने भी रिसोर्स हैं आपको उनको अच्छे से यूज करना है. ठीक है, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अचीव कर पाए. इट इज द मेजर ऑफ हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड अकम्प्लिश इट्स मिशन. मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और कितनी अच्छी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है, वर्क करती है और अपने मिशन को पूरा करती है. इसको ये क्या करता है, मेजर करता है. अगर वो अच्छी तरीके से कर रही है फंक्शन, अच्छी तरीके से मिशन को अकम्प्लिश कर रही है, इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है. कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एडॉप्टेबिलिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस. मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना वो उसका प्रोडक्शन है, किस तरीके से वो इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, अडॉप्टेबिलिटी कितनी है कि कोई चेंज है उसके साथ किस तरीके से अडॉप्ट कर पा रही है, वर्किंग कल्चर में कैसे लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके की है, वो बताती है हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव है या नहीं. ठीक है, इट इनहांस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. मतलब कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से वर्क कर पाए ताकि उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव यूज मतलब अचीव हो पाए, उसके लिए बहुत सारी चीज है जो आप कर सकते हैं, बहुत सारी एरियाज हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं. वो कौन कौन सी हैं? पहला है क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव. मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको क्या रखो, क्लियर रखो. मतलब कि वेल डिफाइंड, लोगों को पता हो कि उन्हें अचीव क्या करना है. ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज एकदम खोए हो, उनको पता ही ना हो कि उनसे काम कराया क्यों जा रहा है, ओवरऑल गोल क्या है इस चीज का. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वेल डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर अलाइंड विद इट्स मिशन एंड विजन. ऐसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके विजन, जो एक मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि हाँ ये एक अल्टीमेटली ये चीज चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो उससे क्या हो, कनेक्टेड हो. क्लियर गोल्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर एम्प्लॉयज. अब क्यों जरूरी है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, हर एक एम्प्लॉय को पता हो कि उसके से क्या, उसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ताकि उसको एक डायरेक्शन मिल पाए कि मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो मुझे इस डायरेक्शन में इस चीज के लिए काम करना है. ठीक है, और जब आप एक किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, गोल के लिए वर्क करते हैं, तब क्या होता है, आप अपना बेस्ट दे पाते हैं. अगर आपको अपना टारगेट नहीं दिख रहा है, आपको गोल ही नहीं पता है, तो आप को समझ में नहीं आएगा, ना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा उस चीज को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो अगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम कर रहे हैं इसका मतलब गोल्स और ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. आपको प्लानिंग पे भी वर्क करना है. ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग पे वर्क नहीं करती है तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगी. एक जो भी आपको स्ट्रैटेजिक प्लान है वो डेवलप करने हैं, जो कि आपको क्या बता पाएंगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपको रिसोर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पे आपको काम करना है. क्योंकि अगर आप प्लान बनाते हो ना तो आप देख पाते हो कि किस तरीके से आपको वर्क करना है. प्लानिंग में आप इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों एनालाइज करते हो कि बाहर कॉम्पिटिटर कैसा वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें किस तरीके का चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, या इंटरनली हमें किस तरीके का वर्क और इम्प्रूव करना है. कैसे गोल्स आप सेट करोगे
इन सब चीजों में आपकी प्लानिंग अचीव कर मतलब प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, मतलब जो रिसोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आप रिसोर्स में क्या हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मनी हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल हो सकती है, इंप्लॉयज हो सकते हैं आपके जो भी हैं, वर्कर्स हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये भी आपका रिसोर्स है। इन सबको क्या करना है, एलोकेट करना है, प्रॉपरली इनका आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जिसको जितनी जरूरत है, जिस सेक्टर में जितनी जरूरत है, उस सेक्टर में आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। This involves assessing resource need, budgeting effectively, and ensuring that resources are allocated where they can have the most significant impact. मतलब उस resources को वहीं पे allocate करो, वहीं distribute करो जहां पे उसका ज्यादा impact देखने को मिले, जहां से उसका ज्यादा benefit देखने को मिले। लाइक मान लो ह्यूमन कैपिटल है आपके पास, लिमिटेड है, 10 एम्प्लॉयज है, तो अब जरूरी नहीं कि हर एक एम्प्लॉय को एक ही मशीन में लगा दो। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज को एक ही मशीन में लगा दो। अब आपको पूरी तरीके से सोचना है कि हम एक वर्कर से मल्टीटास्किंग करा के कैसे अपना फायदा निकाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट कर रहे हो ताकि आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाओ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप लीडरशिप स्ट्रांग कर सकते हो, मतलब कि लीडरशिप जो लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपकी यहाँ की लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो जो लोग होंगे उनको डायरेक्शन पता होगा, टाइम टू टाइम उनको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, जिससे जो आपका वर्क कल्चर है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेगा, लोग मोटिवेटेड होंगे तो अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को कब मिलती हैं, जब आपकी लीडर्स अच्छा वर्क कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग सिस्टम इफेक्टिव हो पाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट। आपको अपने एम्प्लॉय की इंगेजमेंट इंश्योर करनी है, उनका डेवलपमेंट पे वर्क करना है। इंगेज और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे इंप्लॉयज की जरूरत है जो इंगेज्ड, मतलब कि जो अपने वर्क को सीरियसली ले, मोटिवेट हो। ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहे हो, ऐसा ना हो कि डल हो। ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए जो कि क्या करे, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी ला पाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो लोगों को उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए, रिवॉर्ड दे पाए अचीवमेंट पे, टीम वर्क और कोलैबोरेशन को प्रमोट कर पाए। तो इस तरीके का आपको अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन का। और जहां पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है जहां एम्प्लॉयज इंगेज हैं, डेवलप कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं, वहां पे आपको वर्क अच्छा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फीडबैक, आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स स्टैब्लिश करने, मतलब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप करने कि इस लेवल का परफॉर्मेंस हमें चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जज करना है लोगों को कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आप कुछ इंडिकेटर रख लो कि इस तरीके की परफॉर्मेंस गुड है, इस तरीके की गुड नहीं है, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके का वर्क कर पा रहा है। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉयज, जिससे आप क्या कर पाओगे, एम्प्लॉयज को फीडबैक दे पाओगे कि आप इस जगह लैक कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वर्क करना है, इस तरीके से आपको वर्क करना है। तो लोग और अच्छा सा वर्क कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड सेलिब्रेट सक्सेस। ठीक है, लास्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव बनाना है। ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कब है, जब वहां के लोग अच्छे से वर्क कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पा रहे हो। और इसके लिए उनको लिए क्या जरूरी है कि वो बातचीत कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो, इंफॉर्मेशन फ्लो कर पाए फ्रीली, मतलब जिसको जब जहां जरूरत हो कुछ इंफॉर्मेशन की या बताने की या सुनने की, वो वहां पे फैसिलिटेशन हो पाए। ठीक है, इससे क्या होगा, लोग कोलैबोरेट कर पाएंगे, टीम में वर्क कर पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन होगा तभी उनके अंदर बॉन्ड बन पाएगा, वो कोलैबोरेट कर पाएंगे, वो ट्रस्ट ला पाएंगे एक दूसरे के बीच में, अंडरस्टैंडिंग भी कम्युनिकेशन से डेवलप हो पाएगी एम्प्लॉयज में, और ओवरऑल इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। तो ये क्या है, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हमने यहाँ इस स्मॉल टॉपिक को डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हमने पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, कि जो चेंज है उसको मैनेज कैसे करना। आपको पता ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस तो आने ही आने, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हमने वो पढ़ा था।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पढ़ा था रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, रेसिस्टेंस टू चेंज में भी हमने पढ़ा था कि जो चेंज आए हैं उसके लिए लोग रेसिस्ट करेंगे, तो हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ रहे हैं। फर्दर इसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज योर अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। की मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बदलाव आया है तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मैथड्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको लिखनी पड़ सकती हैं। उसको हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं, एज ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहला है आपका कि अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। देयर आर सेवरल अप्रोचेस एंड मॉडल फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। द चॉइस ऑफ अप्रोच डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज नेचर, स्केल ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड नीड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे आपके पास मॉडल्स हैं, अप्रोचेस हैं, लेकिन कौन सा मॉडल आपको यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, नेचर क्या है उसका, कितना स्केल है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, ये कैसा है, उसका कल्चर कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, नीड कैसी है, इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करेगा। आप देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, क्योंकि अगर आएगा अप्रोचेस तो आपको लिखनी होगी। पहला है 11 3 स्टेप मॉडल, आप लिख सकते हैं। लुइन 3 स्टेप मॉडल क्या है? डेवलप बाय कर्ट लुइन। दिस मॉडल सजेस्ट दैट चेंजेस इन्वॉल्व 3 स्टेज। ठीक है, ये मॉडल ये कहता है कि जो चेंज है उसमें 3 स्टेजेस में चेंज होते हैं। मतलब कि पहला होता है अनफ्रीजिंग, दूसरा होता है मूविंग और तीसरा होता है रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर चेंज। मतलब कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो तो सबसे पहले आप अनफ्रीजिंग करोगे। इसका मतलब क्या है कि लोगों को पहले उसके बारे में तैयार करोगे, उनको अवेयर करोगे कि हम ये चेंज ला रहे हैं। मान लो कोई न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में अवेयर करेंगे लोगों को, उनको तैयार करेंगे उस बदलाव के लिए, ताकि वो मेंटली क्या हो पाए, उस चीज के लिए प्रिपेयर हो पाए। नेक्स्ट इज मूविंग। मूविंग इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। उसके बाद जब हमने लोगों का माइंडसेट उसके तरीके लिए तैयार कर लिया है, उनको प्रिपेयर कर लिया है, उनको अवेयर कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, जो बदलाव हमें लाना है उसे हम लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम फर्दर मूव करेंगे। रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग इन्वॉल्व रीइंफोर्सिंग एंड स्टेबलाइजिंग द चेंज एज द न्यू नॉर्म। फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो भी आपने चेंज को इम्प्लीमेंट किया है, अब उनको एम्प्लॉयज को चेंज को रीइंफोर्स हो पाए या वो स्टेबल हो पाए। मतलब कि एक ऑफकोर्स एक नया नॉर्म आया है, एक नया चेंज आया है, तो एक नए नॉर्म की तरफ वो वर्क कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टेज में एम्प्लॉयज को उसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स उनके अंदर डेवलप करनी है, ताकि वो चेंज के साथ वो वर्क कर पाए, वो चेंज ला पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, स्टेबल हो पाए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, जिससे वो चेंज जो है वो वर्क कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक नए नॉर्म की तरह डेवलप हो पाए। ठीक है, स्टेबल हो पाए। और हम इसके लिए रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं एम्प्लॉयज को, लाइक हम उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं अगर वो उस चेंज के साथ अच्छे से कोप अप कर लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे जो 11 के 3 स्टेप मॉडल है वो हमने देखे हैं कि अनफ्रीजिंग करना है, अवेयर करना है, प्रिपेयर करना है, इसमें मूव करना है, चेंज को लाना है, और रीफ्रीजिंग में आपको उस चेंज के लिए और ज्यादा वर्क करना है। स्टेबल करने के लिए आप एम्प्लॉयज को उसके लिए मोटिवेशन दो, उसके लिए उनके अंदर स्किल्स दो, उसको ट्रेनिंग दो, इस तरीके से, ताकि वो एक न्यू नॉर्म की तरफ वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये वाला मॉडल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वार्टर 8 स्टेप मॉडल। क्वार्टर का 8 स्टेप मॉडल भी आपकी नेक्स्ट अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने में हेल्प करता है। इन्होंने क्या कहा है, जो जॉन क्वार्टर है, उन्होंने कहा कि दिस मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप फॉर सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मतलब कि लोगों को नीड बताओ कि क्यों हमें चेंज लाने की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है, एक सेंस क्रिएट करो एम्प्लॉयज के बीच में। देन बिल्डिंग अ गाइडिंग कोलिशन। इसके बाद आप क्या करो, एक ऐसी टीम क्रिएट करो, ऐसे लोग जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो चेंज के साथ वर्क कर पाए, उस टीम को बिल्डअप करो ताकि वो दूसरे लोगों को भी इस चेंज के लिए तैयार कर पाए, जो नहीं तैयार हो रहे, जो रेसिस्ट कर रहे हैं, उनको मना पाए, उनके अंदर भी वो काबिलियत ला पाए कि वो भी चेंज को सपोर्ट करें। उसके बाद आप एक विजन को डेवलप करो कि इस चेंज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले समय में हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलने वाला है,
क्या एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, फिर उस विजन को आप, जो चेंज विजन है उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करिए, एम्पावर करिए, ठीक है, कि वो स्टेज के साथ वर्क करें अच्छे से और वो स्टेज को अडॉप्ट करते रहें। जैसे ही वो जब वर्क करने लगेंगे तो छोटी छोटी ऑफकोर्स जीत जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब कि उस चेंज से छोटे छोटे बेनिफिट देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो शॉर्ट टर्म विन्स जनरेट करने, जिससे लोग उस चेंज के लिए और मोटिवेट हो पाए। फिर जो गेन है उसको कंसोलिडेट करना है, मतलब जो छोटी छोटी जीत होगी उसके बाद ऑफ कोर्स एक बड़ी जीत भी देखने को मिलेगी, बड़े बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, बड़े लेवल पे भी हमें उसका एक असर देखने को मिलेगा। तो वो हमें एक इसमें मतलब देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट और लास्ट इज एंकरिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब कि अब आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में उस चेंज को बिल्कुल अडॉप्ट ही करा देना है कि वो जो चेंज आया वो पूरे डेली लाइफ का, डेली टाइम का एक क्या बन जाए, पार्ट बन जाए, एक पॉलिसी बन जाए एक उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि हाँ ये चेंज है हमारे यहाँ एंड दिस इज कंपलसरी एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से इनके हिसाब से आप एक चेंज को ला सकते हैं। तो ये 8 स्टेप मॉडल्स है, आप इस चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं जो ईजी हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। नेक्स्ट इज ADKAR मॉडल, दैट इज एडकर मॉडल हम बोल सकते हैं, स्टैंड फॉर अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। अब इनका जो मॉडल है वो क्या है, ए से आप बोलेंगे अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। इट इज अ गोल ओरिएंटेड मॉडल दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल चेंज। ये इंडिविजुअल चेंज पे फोकस करता है। इट हाईलाइट द नीड टू क्रिएट चेंज, अबाउट द नीड फॉर चेंज। सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस इसमें क्रिएट करने की, चेंज की हमें, बदलाव की हमें ज़रूरत है। फिर एक डिज़ायर लानी है उस चेंज के लिए। फिर जो भी नॉलेज और स्किल चाहिए उस चेंज के लिए वो आप इन लोगों को सिखाएं, दिखाएं और इनेबल करें इंडिविजुअल की जो स्किल उसने सीखी है वो उसको अप्लाई कर पाए। और फिर वो जो चेंज है उसको दोबारा से रीइंफोर्स करें ताकि वो स्टेबल रहे। मतलब कि आपको क्या करना है इसमें, कि लोगों को पहली बात तो उसके लिए तैयार करना है। इंडिविजुअल चेंज है, हर एक पर्सन के कहीं ना कहीं उस चेंज का असर देखने को मिलने वाला है इंडिविजुअल लेवल पे। तो पहले तो उनको उसके लिए आप अवेयर करो, उसके बाद उनको बताओ कि इससे इनका फ़ायदा क्या है, जिससे उनके अंदर एक डिज़ायर आए कि हाँ ये चेंज हम अपने में करेंगे या हमारे लिए है तो हम वर्क करना पसंद करेंगे। उनको फिर नॉलेज स्किल दो कि उससे उनको क्या फ़ायदा है, क्या उनको नॉलेज स्किल लगेगी उस चेंज को अपने अंदर लाने के लिए। फिर उनको वो स्किल आप इतना तैयार करो कि वो स्किल जो उन्होंने सीखी वो अप्लाई कर पाए, और उसके बाद में आप उसको दोबारा से क्या करो, रीइंफोर्स करो उस चेंज को ताकि वो सस्टेन रहे। ठीक है, तो ये था एक और ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल विलियम ब्रिजेस ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये बात करता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रांजिशन में। मतलब कि अगर कोई चेंज आता है ना तो उसमें क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि इमोशनल लेवल पे भी वो देखो जाके डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये क्यों आ गया, ये नया चेंज क्यों ले आए ये। और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी उसको कहीं ना कहीं चीजें जो है देखने को मिलती हैं कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है नए चेंजेस के बारे में सोच के। तो इन्होंने इस लेवल पे बात की है कि एक कोई चेंज आता है तो उससे इंसान जो है वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक बदलाव में जाता है, एक ट्रांजिशन में जाता है। ऑफकोर्स आप एक किसी चीज के लिए पहले जिस माइंडसेट से वर्क कर रहे थे, अब कोई चेंज आ गया, अब आपको अपने माइंडसेट को पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो वो एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि सक्सेसफुल चेंजेस में 3 स्टेप की बात की इन्होंने। पहला है एंडिंग और लेटिंग गो। एंडिंग और लेटिंग गो मतलब क्या है कि जो पुराने मेथड हैं अब उनको आप जाने दो, लेट गो कर दो, एंड कर दो। अब आपको नए मेथड पे जाना है। तो अपने आप में क्या लाओ, एक एक्सेप्टेंस लाओ कि ठीक है हम जो है वो पुराने मेथड को, ओल्ड मेथड को जिसके साथ हम वर्क कर रहे थे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, लेट इट गो। नेक्स्ट इज द न्यूट्रल जोन, मतलब कि पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्लोरेशन। न्यूट्रल जोन क्या है, यहाँ पे आपने पुराने मेथड को तो त्याग दिया लेकिन नए मेथड के लिए अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पाए हो। मतलब कि आप न्यूट्रल हो, ना इधर हो ना उधर हो। ठीक है, इस स्टेज में क्या होती है, आपको कंफ्यूजन होती है, एंग्जाइटी होती है कि यार क्या है, क्यों हो रहा है ये चेंज। फिर क्या आता है, इसी में आता है कि आप धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो इसी स्टेज में।
कि चलो ठीक है, हम नए चेंजेस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्या फायदा है इससे, क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो वाली चीज आती है। यहाँ पे आपको बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ी बहुत कि आप उसके लिए अडॉप्ट कर पाए, उसको आप एक्सप्लोर कर पाए। नेक्स्ट इज द न्यू बिगनिंग, यहाँ पे आप पूरी तरीके से चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके साथ वर्क करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे आप रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हो। रीइंफोर्समेंट का यहाँ मतलब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, एडकेयर वाले मॉडल में भी यही मतलब है कि रीइंफोर्स करना है, मतलब कि आपको उस चेंज को के लिए लोगों को पूरी तरीके से तैयार करना है। उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, पूरे टाइम टू टाइम उनको रिवॉर्ड दे सकते हो, जिससे वो क्या कर पाए, उस चेंज को रीइंफोर्स कर पाए और उस चेंज को सस्टेनेबल बना दें। ठीक है, क्योंकि अगर जब आप एम्प्लॉयज को रीइंफोर्समेंट देते हो, मतलब कि उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हो उस चेंजेस का, उसके लिए उनको सपोर्ट करते हो, ट्रेनिंग देते हो, रिसोर्स देते रहते हो, रिवॉर्ड्स देते हो, उसको साथ एसोसिएट करते हो, तो क्या होता है, फिर वो लोग अच्छे से वर्क करते हैं और वो चेंज सस्टेनेबल हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है इस मॉडल की, आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के थ्रू आप चेंज को मैनेज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ये अप्रोच क्या कहती है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेस। मतलब कि आप छोटे छोटे चेंजेस जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करो, करते रहो कॉन्टिन्यूसली, आप ये सारी चीजें लाते रहो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे छोटे चेंजेस करते रहो। इंकरेज करो एम्प्लॉयज को हर लेवल पे कि वो आइडेंटिफाई करे और इम्प्लीमेंट करें इंप्रूवमेंट इन देयर एरिया ऑफ वर्क, कंट्रीब्यूटेड टू एन ऑन गोइंग साइकिल ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। मतलब कि यही है कि आपको कंटिन्यूस लेवल पे इंप्रूवमेंट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप छोटे छोटे चेंजेस लाते रहो, जिससे क्या हो कि इंप्लॉयज उसके तरह यूज टू हो। ठीक है, इंप्लॉयज को इनकरेज करो कि वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें, उनको आइडेंटिफाई करें, जिससे उनके काम में क्या हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिल पाए। ठीक है, इनोवेटिव हो पाए, एक साइकिल ऑफ चेंज जो है वो आप ला पाओ। तो ये एक अलग मॉडल है। नेक्स्ट इज एजाइल चेंज मैनेजमेंट, इसको आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे, या फिर आप गैल या गैल कर सकते हो। इंस्पायर्ड बाय अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, अजाइल change management emphasizes flexibility, adaptability and collaboration. It involves iterative cycle of planning, implementing, learning and adjusting। मतलब इन्होंने भी एक मैनेजमेंट का, चेंज मैनेजमेंट का इन्होंने भी एक दिया है मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इनका जो मॉडल है वो तीन चीज पे फोकस करता है। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो चेंज है जिस तरीके से आपको उसको एडजस्ट करना है वो आप एक दो फ्लेक्सिबिलिटी दो। अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग उस पर अडॉप्ट कर पाए। एंड देन इज कोलैबोरेटिव, कि वो एक दूसरे के साथ उस चेंज के साथ वर्क कर पाए। इट इन्वॉल्व प्लानिंग, एक साइकिल इन्वॉल्व करती है जिसमें आप प्लान करोगे कि किस तरीके से चेंजेस आपको करने हैं, क्या करना है, क्या कैसे आप कम्युनिकेट करोगे वगैरह, सब कुछ प्लान करना है। फिर उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, उससे सीखना है और उसके साथ आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। दिस फोकस इन्वॉल्व एम्प्लॉइज फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक एंड इमर्जिंग नीड। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉइज जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, फीडबैक भी दें कि चेंज से उनको क्या देखने को मिल रहा है, क्या और नीड है, क्या चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं, एडजस्ट हो पा रहा नहीं हो पा रहा, उन वो क्या सीख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ मॉडल्स थे, अप्रोचेस थी और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को कैसे आप ला सकते हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताए, जैसे कि हमने देखा लिविन ने बताया कि अनफ्रीजिंग करो, मूविंग करो, रीफ्रीजिंग करो। कॉटन ने 8 स्टेप दे दिए, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। 8 का जो मॉडल हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि अवेयर करो, फिर डिजायर बिल्ड करो, नॉलेज दो लोगों को, उनके अंदर एबिलिटी लाओ, फिर दोबारा से उसको फिर देखते रहो, री करो। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करो, री दो ताकि वो चेंज सस्टेनेबल हो पाए। फिर ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल में हमने देखा कि वो मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, इमोशनल ट्रांजिशन लाने की बात कर रहे हैं 3 स्टेज पे। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे चेंजेस आप हर टाइम पे लाते रहो। और लास्ट में पढ़ा इनका जो एजाइल चेंज मैनेजमेंट है, एगिल चेंज मैनेजमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं कि लोगों को पहले प्लान करो, फिर इंप्लीमेंट करो उस चेंज को, फिर देखो उससे क्या सीख रहे हैं और फिर एडजस्ट करो उसके साथ। तो ये कुछ मॉडल्स या अप्रोचेस हम कह सकते हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम समझेंगे कि पावर और पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में इसका मीनिंग क्या है और ये क्या होती है। ठीक है, बेसिकली पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं और हमने जितना अभी तक पढ़ डाला इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन थे, एस्पेक्ट है वो कवर किए हैं।
एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर भी है, क्योंकि आपको पता है कोई लोग अथॉरिटी में है, कोई लोग टॉप लेवल पे हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, ठीक है। पॉलिटिक्स देखने को मिलती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि लोग पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल भी होता है, वहां पे भी आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। टीचर्स आपस में पॉलिटिक्स करते हैं कि हम पावर में आ जाएं या हमारे नंबर बन जाएं, ठीक है। इसी के साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। पावर एंड पॉलिटिक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड ओवरऑल डायनेमिक इन द वर्क प्लेस। देखिए जो पावर और पॉलिटिक्स होती है वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। लाइक ये हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उस पर असर डालेगी, ठीक है। जो ज़्यादा पावर में होगा ऑफकोर्स उसका बोला वाला डिसीजन में ज़्यादा होने वाला है। रिसोर्स के एलोकेशन में भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि जो ज़्यादा पावर में होते हैं वो बताते हैं किस तरीके से रिसोर्स को बांटना है, या जो ज़्यादा अथॉरिटी में है, जो ज़्यादा पावर में, उसको ज़्यादा रिसोर्स जो है वो हम दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि जितना भी डायनेमिक्स है, ओवरऑल जितनी भी वर्किंग चीज़ें हैं, उन सब में हमें एक पावर और पॉलिटिक्स का रोल देखने को मिलता है। Understanding how power and politics operate within the organization is crucial for individual leaders to navigate and manage effectively. अब एक पावर और पॉलिटिक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करती है, वर्क करती है, ये अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल लेवल के लिए भी और लीडर्स के लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि पावर का मिस यूज हो रहा है, ठीक है, जो लोग अथॉरिटी में हैं वो अपने पावर का मिस यूज कर रहे हैं, दूसरे लोगों के को एक्सप्लॉटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाए। वरना अगर यही होगा कि लोग डोमिनेशन में आ जाएंगे, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ उनको एक्सप्लॉटेशन करना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम के बाद वो लोग आवाज़ उठाएंगे, और फिर ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में उसका असर देखने को मिलेगा, या वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देंगे तो हमें टर्नओवर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी कि हम इसको मैनेज कर पाएँ। अब आती है बात कि पावर क्या है। Power refers to the ability of an individual or group to influence other and control resources, decision and outcome within the organization। मतलब पावर है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है, आपके पास कितनी क्षमता है, क्या एबिलिटी है आपकी कि आप दूसरों पर असर डाल पाए या दूसरों को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। पावर क्या है, मतलब कि आप कहते नहीं हमारे पास इतनी पावर है, मतलब कि हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारा ये डिसीजन है, या आपने जो डिसीजन लिया उसको भी चेंज करने की पावर या एबिलिटी हमारे अंदर है। रिसोर्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन है वो है, उसको भी बताने और उसको भी डिसाइड करने की पावर हम में है। मतलब कि क्या एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की या एक ग्रुप की कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरों को, कितना वो दूसरे पर असर डाल सकता है। इसके साथ ही साथ वो कैसे रिसोर्स डिसीजन को और आउटकम्स को कंट्रोल कर सकता है, वो क्या है, पावर है। अलग अलग सोर्सेज से आपको पावर मिल सकती है। वो पहला तो हो सकता है फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब कि आप एक पोजीशन में हैं जिसकी वजह से आपके पास ये एबिलिटी है। हो सकता है कि आप ऐसी पोजीशन में हो, लाइक आप मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, इसलिए आपके पास इतनी बड़ी एबिलिटी है, ये आपको देखने को मिल रहा है पावर है कि आप डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज लेजिटिमेट पावर, मतलब कि तो लीगल पावर है, ये तो आपको मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज की वजह से आपके अंदर पावर हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है लोगों को गाइड करने की, कंट्रोल करने की। मतलब कि पावर गेन फ्रॉम पोजेसिंग स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज इन पर्टिकुलर एरिया, दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर मतलब क्या है कि आपके पास ऐसी नॉलेज या स्किल है जो लोगों के पास नहीं है, इसलिए आप क्या कर पा रहे हो, लोगों को कंट्रोल कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो उस नॉलेज, उस एक्सपर्टीज की वजह से। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, लाइक आपका कंट्रोल है अगर रिसोर्सेज में, इसलिए आप पावर में, इसलिए आपकी एबिलिटी ज्यादा है। पावर एक्वायर्ड बाय हैविंग कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट रिसोर्स सच एज बजट, टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन। आप पावर में इसलिए भी हो सकते हो अगर आपका कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, लाइक आपका कंट्रोल है बजट पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्फॉर्मेशन पे, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पावर। नेक्स्ट पावर आपको कहां से मिल सकती है, पर्सनल एट्रीब्यूट एंड करिश्मा से। मतलब कि पावर ड्राइव फ्रॉम पर्सनल क्वालिटी सच एज करिश्मा, चार्म और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, दिस इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। मतलब कि हो सकता है आपके पास पावर या इन्फ्लुएंसिंग पावर है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनकी डिसीजन मेकिंग को चेंज करवा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज। लाइक आपका ऐसा चार्म है, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग आपको सुनते हैं, आपके डिसीजन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें हो सकती हैं, इससे भी आप एक पावर में हो सकते हो।
मतलब ये लास्ट है इसका पावर वाले का रिसोर्स का, कि वो है रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। मतलब आपने रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड कर रखे हैं कि लोग आपकी सुन रहे हैं और आप एबिलिटी रखते हैं लोगों को कंट्रोल करने की, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन जो आपने अलायंस बना रखे हैं, रिलेशनशिप बना रखे हैं इंडिविजुअल और ग्रुप से। इस पावर को हम बोलते हैं रिलेशन या सोशल पावर। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सोशल पावर होती है, उनके नेटवर्क कनेक्शन इतने अच्छे होते हैं कि वो जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं दूसरे वाले पे, वो डाल लेते हैं और उस पर सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था पावर का। दूसरा है हमारे पॉलिटिक्स को भी लेके समझना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पावर डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वाइल फॉर्मल इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय जॉब रोल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल पावर कैन इमर्ज थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप, नेटवर्क एंड सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब कि दो तरीके की पावर होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि जो आपके जॉब रोल या अथॉरिटी स्ट्रक्चर की वजह से आई है, जैसे आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, इसकी वजह से आप एक पावर में हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से मिली है, सोशल रिलेशनशिप से मिली है, वो पावर जो हमने देखी थी वो आपकी इनफॉर्मल पावर है। मतलब कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर अच्छी पर्सनैलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस नेटवर्क, आपको वो पावर मिली है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें इसे पढ़ना है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स रिफर्स टू द एक्टिविटीज, बिहेवियर एंड टैक्टिक्स यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू गेन और एक्सरसाइज पावर एंड इन्फ्लुएंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये किस तरीके की आप टेक्निक यूज करते हैं या कौन सी एक्टिविटीज आप करते हैं जिससे आप पावर को ले पाओ, गेन कर पाओ और उस पावर को यूज कर पाओ और ऑर्गेनाइजेशन पे उससे असर ला पाओ। इट इन्वॉल्व द परस्यूट ऑफ पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस टू अचीव दोज इंटरेस्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके अचीवमेंट के लिए आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हो, मतलब अपने पर्पस के। जैसे पॉलिटिक्स होती, तो पॉलिटिक्स में लोग क्या कर रहे थे? अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी बिहेवियर, कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं पावर मिल जाए, जिससे वो पावर में आ जाए और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना शुरू कर दें जिससे उनको फायदा हो पाए। ठीक है, तो किस तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर हो सकता है? पहला है नेटवर्किंग अलायंस। आप इस तरीके का नेटवर्क बिल्ड कर लो लोगों के साथ कि आप उस पावर को अचीव कर पाओ। ठीक है, एक तरीके की पॉलिटिक्स आप खेल रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, अलायंस बन रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट करें। कि जब आपको कोई, जैसे कि होता नहीं है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वोट होते हैं किसी लीडर को चूज करने के लिए, तो आप इतना नेटवर्क अलायंस बना लो कि आपको ही वो सपोर्ट करें और आप फिर क्या करो? पावर में आ जाओ। ठीक है, विथ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप टू गेन सपोर्ट एंड एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, आप पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हो? इंफॉर्मेशनल कंट्रोल, कंट्रोलिंग एंड सेलेक्टिवली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू गेन एन एडवांटेज और मैनिपुलेट परसेप्शन एंड डिसीजन। आप पॉलिटिक्स में पावर कैसे ला सकते हो? किस तरीके की टेक्निक से आप पावर छीन सकते हो? इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो, वही इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे जिससे आपकी कहीं ना कहीं अच्छी इमेज बन रही हो, आपको एडवांटेज मिल रही हो, या फिर जो डिसीजन है, परसेप्शन है जो दूसरे के फेवर में जा रहे हैं उसको आप बदल दो, अपने मैनिपुलेट कर दो, उन लोगों को कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाओ ताकि वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलिजन, फॉर्मिंग कोलिजन और इंटरेस्ट ग्रुप टू कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ पॉलिसीज इन फेवर। आप क्या करो? ग्रुप बना लो, एक अलायंस बना लो जिससे क्या कर पाओ? आप कलेक्टिवली डिसीजन को या पॉलिसीज को अपने फेवर में ला पाओ। ठीक है, ग्रुप होगा तो कोई डिसीजन आया या कोई पॉलिसी है उसको चेंज करवा सकता है एक साथ खड़ा होके कि ये चीज बदली जाए, तो उससे क्या होगा? आप अगर ग्रुप में आ गए हो तो आप फेवर में अपनी चीजें करवा सकते हो। मैनिपुलेशन एंड परसुएशन, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको मना सकते हो, टेक्निक यूज कर सकते हो, इमोशनल अपील कर सकते हो कि वो आपके डिसीजन या आपके फेवर में चीजें ले। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग परसेप्शन, लोगों के दिमाग में अपना लिए पॉजिटिव इमेज बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो जिससे आपको वो पावर में ला दे, आप सेलेक्ट हो जाओ, आप लीड करना शुरू कर दो। ठीक है, शेयरिंग परसेप्शन एंड नेरेटिव्स अबाउट वन सेल्फ और अदर थ्रू सेल्फ प्रमोशन, रेपुटेशन मैनेजमेंट और क्रिएटिंग पॉजिटिव इमेज। तो आपने बड़ा पावर है कि जो आपको एबिलिटी है आपके अंदर, जो कि आपको मिल सकती है अलग अलग तरीके से। आप इस लेवल पे हैं, अथॉरिटी पे हैं, या तो आपके पास नॉलेज इसके लिए इतनी अच्छी है, या पर्सनैलिटी आपकी इतनी अच्छी है कि आपके पास पावर है। पॉलिटिक्स क्या है कि एक ऐसी तकनीक यूज करना, एक ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे आपको पावर मिल जाए और उस पावर का फिर अपने पर्पस के लिए, अपने ग्रुप के पर्पस के लिए यूज करना शुरू करना।
तो उसके लिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या बिहेवियर हो सकता है आपका पॉलिटिक्स प्ले करने का, वो हमने यहाँ पे देख लिया। इस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपके सामने जो कि आप देख पा रहे हैं, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कहते हैं फीचर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, फंक्शंस और क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये काफी टॉपिक्स हैं। हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की मीनिंग के साथ आपसे फंक्शंस पूछे, ठीक है, हो सकता है वो मीनिंग के साथ फीचर भी पूछे, हो सकता है वो 14 मार्क्स का दे दिया, उससे लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी ताकि वो एक परफेक्ट आंसर लग पाए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से आप क्या समझते हैं, पहले मुझे सोच के बताइए, दिमाग में लाइए। तो देखिए, हम लोग कहते नहीं कि हमारा इंडियन का कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है। व्हाट दिस मीन, ठीक है, कल्चर मतलब क्या होता है। कहते नहीं ये, अरे नहीं हमारे कल्चर में ऐसे नहीं होता, हमारे इंडियन कल्चर में ये नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में लोग बहुत फ्रैंक है, बट हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब कि क्या है कि हम लोग, हमारा कल्चर मतलब कि हम सब का वो सोचने का तरीका है, हम सब की वो एक्सेप्टेंस है, जो चीज़ हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम सब के लिए वो चीज़ इक्विवेलेंट है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है कि हम हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हम सोच, जैसे हमारा बिलीव है कि नहीं ये सही है, ठीक है, कोई चीज़ सही है, ये हमारा बिलीव है। तो हमारा बिलीव है, तो मतलब हमारा जो भी हमारे साथ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं, कल्चर बना रहे हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से काम करना है, आप चिल्ड होके काम कर सकते हैं, आराम से लैब में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, या आप लॉन्च में बैठ के आराम से आप काम कर सकते हैं। नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर कल्चर। वाई? बिकॉज ये हमारी बिलीव है कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी वैल्यू हो सकती है, हमारे नॉर्म्स में भी आ सकता है कि हमारा रूल्स रेगुलेशन है ये, ठीक है, हमारा एटीट्यूड है या बिहेवियर है। तो ये क्या है, एक कल्चर है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती है, बिलीफ होती है, एटीट्यूड होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बताता है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो होता है उसका कल्चर, ठीक है। हम किसी, जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि हम किसी स्कूल में जाते हैं, तुम कहते हैं यहाँ का वर्किंग कल्चर बेकार है। हम वर्किंग कल्चर किस बेसिस पे कह देते हैं, मतलब वर्किंग कल्चर क्या, एक तरीके का उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेकार है, मतलब कि वहाँ के जो लोग का बिहेवियर है, जैसा उनका एटीट्यूड है, या जैसा वो बिलीव करते हैं, वैल्यूज हैं उनकी, हम लोग कहते हैं बहुत ही ये लोग नेगेटिव हैं, या बहुत ही ये लोग मतलब क्लोज माइंडेड है, बहुत पिछड़ी सोच है। तो मतलब क्या, वो उनका कल्चर है। तो आई होप कि कल्चर वर्ड आपको यहाँ क्लियर हो गया कि कल्चर क्या होता है, ठीक है। बहुत डिस्कस कर लिया इसको हमने। नेक्स्ट हम आ रहे हैं, इसको फर्दर मूव करेंगे कि ये पर्सनैलिटी या सोशल डीएनए कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करिए। स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो आप काम करेंगे, स्पीड को स्लो करें, ठीक है, ऑप्शन होगा वहां पे स्पीड वाले सेक्शन में। इन्फ्लुएंसिंग हाउ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर, मेकिंग डिसीजन एंड अप्रोचेस देयर वर्क। मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो पर्सनैलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि वहाँ के एम्प्लॉयज कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसा उनका बिहेवियर है वो उनका कल्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का है, वहाँ वैसे ही बात की जाती है। कैसे वो डिसीजन ले रहे हैं वो उनका कल्चर है। अप्रोच कैसे है उनके काम के टूवर्ड, फ्रेंडली होके काम करते हैं, या बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से काम करते हैं, बहुत फोकस होके काम करते हैं, तो वो हमारा बता रहा है कल्चर। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर विद द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हमने इसको समझ लिया कि क्या है। और देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इन्वायरमेंट को शेप करने में, मतलब वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा वो उसको शेप करता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। देखो, जैसे आपके बिलीव्स होंगी, जैसे आपकी वैल्यूज होंगी, जैसा आपका बिहेवियर होगा आपके एम्प्लॉयज का, वैसा ही वहाँ का कल्चर होगा, वैसा ही वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। तो एक कल्चर क्या बता रहा है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉय कितना इंगेज है, कितना नहीं है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है या नहीं। अगर आपका कल्चर ऐसा है जो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसे बिलीव वैल्यूज हैं जो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है कि वर्कर बहुत इंगेज रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव हो पा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। पहला है शेयर्ड वैल्यूज। देखो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीजें हैं जो उसको डिफाइन कर रही हैं कंप्लीटली। पहला तो है शेयर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यूज हैं वो क्या है, शेयर्ड है, मतलब आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ वो सेम है, वो मैच कर रही है, सब उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज बिल्ड ऑन अ फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड वैल्यू दैट गाइड्स एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर।
मतलब कि ऐसी वैल्यूज हैं जो बताता है कि एम्प्लॉयज का एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, वो उसको गाइड कर रहा है, वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं उस वैल्यू को, सबका वैसे ही एटीट्यूड और बिहेवियर देख रिफ्लेक्ट हो रहा है। These values reflect what organization stand for and what it considered important। अब वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जैसे कि होगा कि हमारे यहाँ टीम वर्क की वैल्यू, कि हम टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कि हम टीम वर्क जो है वो सब हम लोग टीम वर्क पे बिलीव करते हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हम सब लोग ऐसा ही एटीट्यूड रखते हैं कि हमें साथ में काम करना है। इंटीग्रिटी मतलब यूनाइट होकर काम करना है, एक साथ मिलके काम करना है। इनोवेशन पे हम फोकस करते हैं, कस्टमर को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा ये क्या है, वैल्यूज़ हैं, ये सब लोग हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करेगा। ठीक है, कि हमारा वैल्यूज़ जो है वो बताएगा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है। नॉर्म्स और बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंस करता है नॉर्म एंड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या बिहेवियर है, वो भी कल्चर बताता है। कल्चर उसको इन्फ्लुएंस करता है। मान लो जैसे कि कोई नॉर्म है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कल्चर इन्फ्लुएंस करेगा। इट इंक्लूड अनरिटन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव। अब क्या नॉर्म हो सकते हैं, मतलब कि अनरिटन रूल जो हमने लिखे नहीं है लेकिन वो हमें मतलब सबको करना है, फॉलो करना है। जैसे कि एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे कम्युनिकेट करना है, उसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सब क्या है, ये सब नॉर्म्स हैं। These norms shape the organization social dynamic and provide a framework for employees interaction। और यही नॉर्म्स बताते हैं कि एम्प्लॉयज किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर आएगा, कैसे बिहेव कर रहे हैं वो बताएगा रोल की। जैसे आपको मानो ये है कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग बिहेव कर रहे हैं उनको अच्छे से बिहेव करना है, उन्हें फ्रेंडली रहना है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्म है, जो अनरिटन रूल है, जो सबको फॉलो करने हैं। अब यही क्या करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ये सब क्या बताएंगे, हमारा कल्चर क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप इन्फ्लुएंस होता है, लीडर प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन शेपिंग एंड नर्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा, वहाँ के बिलीव्स कैसे हैं, वैल्यूज, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के लोग का बिहेवियर, वो लीडर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो लीडर को हमें पता है, लीडर गाइड करते हैं, बताते हैं हमें टाइम टू टाइम हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना है। तो ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, ये कल्चर को ही तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देयर एक्शन बिहेवियर एंड डिसीजन सेट द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कल्चर। इफेक्टिव लीडर अलाइन देयर एक्शन विद द डिजायर्ड कल्चर एंड सर्व एज अ मॉडल फॉर एम्प्लॉयज। जो इफेक्टिव लीडर होते हैं वो बताते हैं कि कल्चर कैसा होना चाहिए। कल्चर मतलब बेसिकली कि कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपका नॉर्म्स फॉलो करने, कैसे आपको यू नो आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका कल्चर बता रहा है पूरी तरीके से, तो लीडर पूरी तरीके से इसको गाइड करते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो भी आपके कल्चर को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर है कल्चर का, कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो भी क्या है, एक तरीके का कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है तो मतलब कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉस्टर एम्प्लॉय एंगेजमेंट बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्पस एंड कमिटमेंट। अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इसका मतलब वहाँ के लोग आपस में दूसरा मिलजुल के काम करने में बिलीव करते हैं, वहाँ के लोगों का आपस में कमिटमेंट है। तो ये बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, अच्छा खासा है। When employees identify with the organization culture and values, they are more likely to be motivated, productive and satisfied with their work। और अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्किंग कल्चर को देखते हैं और अपने आप को उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मैं भी इसी तरीके का हूँ, इसी तरीके का ये कल्चर है, तो वो अपने काम से भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो हमें भी पसंद है, तो ये चीज़ यहाँ का है तो हम अच्छे से कर रहे हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न एंड प्रैक्टिस आर इंटीग्रल टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ओपन एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चैनल प्रमोट ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। जो ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप ओपनली बात कर सकते हैं, कोई चीज़ छुपानी नहीं एक दूसरे से, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, और अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा उस जगह का आपको, क्योंकि वहाँ पे जब सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है तो कोई चीज़ हिडन नहीं है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन जो है वो बिल्ड हो पाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प डिसेमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, गोल एंड एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड अलाइन विद देम। ठीक है, ये तो हो गया पूरा कि कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो कहीं ना कहीं एक कल्चर को डिफाइन कर रहा है कि वो कल्चर किस तरीके का होगा। वहाँ ट्रस्ट होगा, कोलैबोरेशन होगा, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। एडॉप्टेबिलिटी इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन ईदर इनकरेज और हिंडर एडॉप्टेबिलिटी इनोवेशन। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर थोड़ा इनोवेशन को लेके ऐसा है कि वो नहीं चाहते कोई ज़्यादा इनोवेशन हो, तो वो क्या है, वो उसका उस तरीके का कल्चर है कि हमें इनोवेशन नहीं चाहिए। एक कल्चर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की जो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करें, अपने फेलियर से कुछ सीखें,
तो वो क्या होगा, वो उनका हम कहेंगे ऐसा कल्चर है जो इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है। तो इनोवेशन और अडॉप्टेबिलिटी भी एक तरीके से कल्चर को डिफाइन करती है कि वो कल्चर कैसा है। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा वो डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनोवेशन पे बिलीव नहीं करता है, तो मान लो कोई डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा आइडिया देता है जो बहुत इनोवेटिव है, तो वो फिर वो डिसीजन मेकिंग में उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ने क्या कर दिया, असर डाला उस पर। ठीक है, सम कल्चर में एम्फसाइज हायरार्की एंड टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग वाई अदर प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑटोनॉमी। तो कुछ कल्चर ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को जो ये बिलीव करते हैं कि हमें नीचे वालों से भी पूछना चाहिए कि क्या सजेशन लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। कुछ होते हैं जो कहते नहीं, हमें अपने आप में डिसीजन लेना है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अपने आप तक डिसीजन मेकिंग पावर रखो, सब में स्प्रेड मत करो। ठीक है, तो वो भी क्या डिफाइन कर रहा है कि उस वहां का कल्चर क्या है आपका। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि कल्चर को कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से एस्पेक्ट डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या। तो वहाँ का कम्युनिकेशन जैसा है वो बताता है कल्चर, इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी बताती है कल्चर कैसा है, डिसीजन मेकिंग बताता है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर आपका जो नॉर्म एंड बिहेवियर है, लीडरशिप है, एंगेजमेंट है एम्प्लॉय का, ये सब पूरी तरीके से क्या डिफाइन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। कल्चरल फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट, अब कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। देखो अब हम इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, हम एक दूसरे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग हमें फील आती है। तो सेम है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। अगर कल्चर एक जैसा है, वहाँ के वैल्यूज बिलीव ऐसे हैं जो शेयर्ड हैं, जो सबको मतलब पसंद है, सब एक साथ कॉपरेट करके काम करें, तो वहाँ पे एक होगा कि हम एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग वाली फीलिंग ला पाएंगे कि हाँ हम सब एक है। ठीक है, तो कल्चर प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एस्टैब्लिश शेयर वैल्यूज, बिलीव नॉर्म दैट शेप एम्प्लॉय बिहेवियर एंड क्रिएट अ कोहेसिव वर्क एनवायरनमेंट। जो एक्सप्लेन किया वही है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कल्चर जो है वो कम्युनिकेशन कैसे लोग करेंगे उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कल्चर की कि कल्चर बताएगा कि लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इट एस्टैब्लिश कॉमन सिंबल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बताएगा कि लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं। मान लो बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है तो वहाँ का जो टोन होगा बहुत ही इन्फॉर्मल होगा, आराम से कम्युनिकेशन स्टाइल वैसी होगी। ठीक है, तो वो बता रहा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। तो कल्चर जैसा होगा, लाइक हमारे वैल्यूज बिलीव ऐसे हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हम इन्फॉर्मल रह सकते हैं, हम फ्रेंडली रह सकते हैं, तो हमारा वो कम्युनिकेशन पैटर्न जो है, स्टाइल है, वो भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कल्चर हमारे कम्युनिकेशन पे भी असर डालता है। सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, कल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन सोशलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। कल्चर जो है जब न्यू एम्प्लॉयज आते हैं उनके सोशलाइजेशन पे, उनके इंटीग्रेशन पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प न्यू कमर अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, इनेबलिंग देम टू मेक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द वर्कफोर्स। अब मान लो कोई नया मेंबर आया तो उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज बिलीव जो है वो बताएंगे, तो उसको हम अपने कल्चर से फैमिलाइज कराएंगे कि देखो हमारा कल्चर ये है, हमें इस तरीके से हम लोग यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ टीम वर्क प्रमोट करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन फ्रेंडली है, या हमारे यहाँ जो नॉर्म्स है वो इस तरीके के हैं। तो जब वो ये चीज समझ पाएगा तो वो खुल मिल पाएगा, वो इंटीग्रेट कर पाएगा। ठीक है, वो एक मेंबर समझ पाएगा अपने आप को और सोशलाइज कर पाएगा लोगों के साथ। ठीक है, तो ये होगा डिसीजन मेकिंग पावर और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल्चर जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा यही चीज कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपका कल्चर। मान लो आप बिलीव करते हो कि टॉप डाउन से हम पूछ सकते हैं, लोअर लेवल वालों से भी हम सजेशन ले सकते हैं, तो आप फिर डिसीजन उसके हिसाब से लोगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो हमारे यहाँ ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हम ही सब हैं जो है, बाकी किसी का नहीं है, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ आप तक रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपका कल्चर बताएगा कि किस तरीके से आप सबको इन्वॉल्व करते हो या अकेले डिसीजन ले लेते हो। वो आपके नॉर्म्स हैं, वो आपके बिलीव्स हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हो। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, कंसिडरिंग रिस्क टॉलरेंस एंड डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन based on cultural values and norms. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कल्चर प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट। देखो कल्चर बताता है किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे या कैसे हम डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का कल्चर है कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, बैठ के डिस्कस करते हैं, देन हम उस चीज़ पे जो डिसएग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मीटिंग कंडक्ट कराने में, फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी में हम बिलीव करते हैं। तो हम उस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का प्रोसेस वो रखेंगे। तो वो ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे कल्चर, ये हमारे जो नॉर्म्स है, जो हमारी बिलीव्स है, जो वैल्यूज है, वो बता रहे हैं हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा होगा। तो कल्चर क्या कर रहा है, इस चीज को प्रमोट कर रहा है।
नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अ पॉजिटिव कल्चर प्रमोट एम्प्लॉय मोटिवेशन एंगेजमेंट। जो पॉजिटिव कल्चर होता है वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन और एंगेजमेंट को प्रमोट करता है। व्हेन एम्प्लॉयज अलाइन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वैल्यूज दे आर मोर लाइकली टू फील मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड एंड कमिटेड टू देयर वर्क। मतलब कि अगर आपका कल्चर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब आप बिलीव करते हो कि हम टीम वर्क में बिलीव करते हैं, हम इनोवेशन में बिलीव करते हैं, हमारा ओपन कम्युनिकेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, जैसे हमारे वैल्यूज बिलीव्स हैं, ठीक है, तो ये कल्चर है। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे, इंगेज रहेंगे, उनको लगेगा हाँ ये बड़ा सही है, ये हमारे भी वैल्यूज हैं, हम आपस में भी ये सब बिलीव करते हैं, तो हम आराम से इनके साथ काम कर सकते हैं। तो मोटिवेशन और एंगेजमेंट में भी आपका ये फंक्शन है आपके इसका, ठीक है, ये हेल्प कर रहा है। इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी मैंने बताया था इससे पहले भी, कल्चर जो है वो या तो हिंडर करेगा, मतलब रोकेगा, या तो प्रमोट करेगा कि आप इनोवेशन अडॉप्टेबिलिटी रखो, ठीक है। ऐसा कल्चर जहां पे क्रिएटिविटी को आप इंकरेज करते हो, रिस्क लेने को बिलीव करते हो, वहां पे आप इनोवेशन को प्रमोट करोगे। नहीं करते हो तो आप इनोवेशन को नहीं प्रमोट करोगे, फिर वो आपकी वैल्यूज बिलीव नॉर्म है कि आप इस तरीके की सोच नहीं रखते हो, वो आपका कल्चर है। तो कल्चर इस चीज में भी है कि कल्चर इनोवेशन को या तो प्रमोट करेगा या तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट क्या है। अब देखो, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफन ऑपरेट इन डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और हैव डाइवर्स वर्कफोर्स। ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, हम अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक एम्प्लॉय अलग कल्चर से आ रहा है, एक एम्प्लॉय अलग कल्चर से आ रहा है, तो अलग अलग कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट मतलब एक दूसरे के कल्चर के साथ बिहेव करना, अच्छे से मैनेज करना, दूसरे को एक दूसरे की कल्चर को समझना, अंडरस्टैंड करना, उस डिफरेंस को मैनेज करना ताकि वो गैप ना रह जाए। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला है ग्लोबल ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन विद इंटरनेशनल ऑपरेशन इनकाउंटर डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिजनेस प्रैक्टिस। आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है अगर, तो उसको चाहिए ही चाहिए होगा कि वो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट करे, ठीक है। क्योंकि उसको दूसरों के साथ अगर इंगेज करना है, वहां पे दूसरों के कल्चर के साथ इंटरेक्ट करना, तो उनकी वैल्यूज क्या है, उनके बिलीव क्या है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट हेल्प नेविगेट एंड अडॉप्ट टू दीज कल्चरल डिफरेंस, इंश्योरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस बॉर्डर। मान लो हमारे कल्चर था इंडिया में कि हम नहीं चाहते एम्प्लॉयज इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाए, फ्री हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन आए अपना काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, या ऑफिस आए ना आए, या रास्ते से काम करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर हमें इंडिया में इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट होके टाइम पे ही आना है और टाइम पे ही वर्क करना है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कभी भी करें, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। लेकिन आप बाहर गए, बाहर ये इन्वायरमेंट है जहाँ पे मान लो ऐसा इन्वायरमेंट है, वहां पे वो फ्री कर देते हैं, तो अब आप वहां जाके अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी के साथ बिहेव करोगे तो जितने एम्प्लॉयज आएंगे छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे कि ये पागल हो चुके हैं। तो आपको उसके तरह क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस कल्चरल डिफरेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ वर्क करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा उस क्रॉस कल्चर को। नहीं करेंगे तो आप रह जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो आपको क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट सीखना होगा। Diversity and inclusion in diverse workplace, cross-culture management help create an inclusive environment that value and respect different cultural background. Diversity and inclusion मतलब क्या है कि डाइवर्स वर्क प्लेस में, मतलब ऐसी वर्क प्लेस जहां पे अलग अलग कल्चर है, वहां पे जो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट होता है वो ऐसा इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव मतलब सबको इन्वॉल्व कर लेने वाला इन्वायरमेंट, जो सबके अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर पाओगे क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के थ्रू। इट रिकॉग्नाइज एंड लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस कल्चर, फॉस्टरिंग डाइवर्सिटी एंड अवॉइडिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं होगा आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। मान लो कोई ऐसे कल्चर से जहाँ पे इतना ओपन नहीं है, कोई ऐसे कल्चर जहाँ से इतना ओपन है, तो आप ऐसा भी ना करो कि उनको लगे कि नहीं यार बहुत ही ओपन हो गया, या इनको लगे कि बहुत ही क्लोज हो गया। आप ऐसे बैलेंस बनाओ, ऐसे मैनेज करो कि दोनों भी उस चीज में क्या कर पाए, इन्वॉल्व हो पाए, दोनों के लिए वो चीज कहीं ना कहीं एक बैलेंस आके मिल जाए, ठीक है। किसी के साथ बायसनेस या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Enhanced communication, cross-culture management facilitate effective communication across cultural bonding. It emphasizes cultural sensitivity, understanding non-verbal cues, adopting communication style, and promoting active listening to bridge cultural gap and reduce misunderstanding. Cross-cultural management जो है, जब आप दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो,
उसके पर्सपेक्टिव को समझते हो, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट लाते हो या वर्क करते हो, वो क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन को भी इंप्रूव करता है। आप दूसरों के साथ अच्छे से एंगेज कर पाओगे, उनकी सेंसिटिविटी, उनके कल्चर के जो बिलीव्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये इसको अगर हर्ट कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको आप समझ पाओगे, फोकस कर पाओगे। जो नॉन वर्बल क्यूज है, लाइक उनका कोई जेस्चर है जो उनके लिए मतलब अलग है, मीनिंग हमारे लिए अलग, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हो। कम्युनिकेशन स्टाइल समझ पाओगे कि उनका बात करने का तरीका ऐसा है, हमारा ऐसा है, तो आप एक ब्रिज जो है ना कल्चर का, वो रिड्यूस कर पाओगे, वो कम कर पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आपका हेल्प करता है। कल्चरल डिफरेंस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल डिफरेंस है अगर आपस में एक दूसरे में, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारा ये है, वो कहेंगे हमारा ये है, हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंस आएंगे। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क अप्रोच देता है जो इन दोनों के ही कल्चर सेंसिटिविटी को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और एक बैलेंस्ड अप्रोच देगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना आए। ठीक है, तो ये हेल्प है। दूसरा है लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप डेवलपमेंट। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव ग्लोबल लीडर हु कैन नेविगेट कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लीड डाइवर्स टीम। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट अगर आप सीखते हैं कि किस तरीके से दोनों कल्चर को हमें मैनेज करना है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, तो वो आपको क्या करेगा, ऐसे लीडर आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा जो ग्लोबल लेवल के लीडर होंगे। मतलब अलग अलग, जहां पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग कल्चर के लोग आएंगे, उन दोनों के साथ क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, उनको अंडरस्टैंड कर पाएगा, उनके साथ वर्क कर पाएगा और अडॉप्ट करा पाएगा अपनी लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लास्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्टिवली मैनेज कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चरल डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली मैनेज करती है एंड लेवरेज क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट प्रैक्टिस गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों कल्चर को समझ रही है, इंटरनेशनल में जा रही है तो वहां के कल्चर को अंडरस्टैंड कर पा रही है, अलग हमारे वर्क में अलग अलग कल्चर के लोग आए तो उनको सेटिस्फाई कर पा रही है, मैनेज कर पा रही, तो ऑफकोर्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। वो इनोवेशन कर पाएगी, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगी, अलग अलग मार्केट को टैप कर पाएगी, स्टॉक होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन बना पाएगी, तो उसको बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से क्या होगी, एडवांटेज मिलेगी, जो ये चीज नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये क्या था, आपका पूरा टॉपिक था कल्चर, क्रॉस कल्चर। ठीक है, ये हमने समझा। यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हमने क्या नहीं पढ़ लिया अब तक की। ठीक है, तो अब इसमें एक नया टॉपिक आता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मतलब कि जो वर्क है आपका, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं, जो लाइफ है आपकी, वर्क लाइफ से रिलेटेड जो आपकी लाइफ है, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। एक तरीके से हम इस टॉपिक को ये थोड़ा बहुत इस वर्ड से समझ पा रहे हैं, इस टर्मिनोलॉजी से। तो अब हम समझेंगे आखिर में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होता क्या है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ दैट इज QWL, हो सकता है आपके पेपर में QWL आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इट्स क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिफर्स टू द ओवरऑल वेल बीइंग एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस। मतलब कि आपकी जो वर्क प्लेस है, जहां पे आप काम कर रहे हो, वहां की ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जो आपका एक वर्क वाली लाइफ है ना, वो क्या हो, अच्छी हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, क्वालिटी वाली हो। ठीक है, आपकी वेलबींग का ध्यान रखा जाए, आपकी सेटिस्फेक्शन का, एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाए, इसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। मतलब कि ओवरऑल वेलबींग और सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन द वर्क प्लेस। इट encompasses various factors that contribute to a positive and fulfilling work experience। मतलब आप यही चाहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड रहें। क्यों सेटिस्फाइड रहें, हम ये क्यों चाहेंगे हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, जस्ट बिकॉज कि अगर वो सेटिस्फाइड है तभी तो अपना अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। अगर वो डिससेटिस्फाइड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, तो अच्छे से काम भी नहीं करेंगे, नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे जो वर्क लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी रहे, एक क्वालिटी वर्क लाइफ हम अपने एम्प्लॉयज को दे पाएं, मतलब कि ऐसा पॉजिटिव और फुलफिलिंग उनको वर्क एक्सपीरियंस दे पाएं जिससे वो खुश रहें। ठीक है, it recognizes that employees are not just economic resource but also individual with personal need, aspiration and desire for a good work life balance। क्यों हम क्वालिटी की बात करते हैं उनके वर्क लाइफ की, क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ हमारे लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, पैसा कमाने का जरिया ही नहीं है, बल्कि वो इंसान भी तो है, उनकी कोई पर्सनल जरूरतें भी तो है, उनके कोई पर्सनल एस्पिरेशंस, डिजायर भी तो है कि हम भी कोई अच्छी लाइफ जो है वो जिए। ठीक है, हमारा जो वर्क लाइफ हो वो अच्छा हो, हमें एकदम परेशान ना कर रहा हो, स्ट्रेस ना दे रहा हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की बात करते हैं।
तो कुछ की एस्पेक्ट है आपकी क्वालिटी वर्क लाइफ की, वो क्या है हम समझते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है। पहला है वर्क इन्वायरमेंट। आपको वर्क इन्वायरमेंट देना है अगर आप चाहते हैं वर्क लाइफ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की वो क्वालिटी हो, मतलब अच्छी खासी हो, इसलिए आपको चाहिए कि आप वर्क इन्वायरमेंट कैसा रखें, पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव मतलब क्या कि उनकी सेफ्टी हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की है, स्ट्रक्चर में है कि अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको कहीं आग लगी तो वो उससे जल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं, शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। ऐसा नहीं हो, सेफ्टी हो, ठीक है, सेफ्टी हो, साफ सफाई हो, कंफर्ट हो, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, अ वेल डिजाइन और वेल मेंटेन वर्क प्लेस हो जो प्रमोट करे एम्प्लॉयज की वेलबींग और प्रोडक्टिविटी को। तो हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं अगर हम चाहते हैं वर्क लाइफ अच्छी हो, क्वालिटी हो, तो हम पे सबसे पहले तो वर्क एनवायरनमेंट उन्हें अच्छा देना है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात आती है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? बैलेंसिंग वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पर्सनल फैमिली लाइफ इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी वर्क लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी वर्क लाइफ हो हमारे एम्प्लॉयज की, तो उसमें आपको एक फोकस और करना है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस लाना। वर्क मतलब काम, लाइफ मतलब जो उनकी फैमिली है, पर्सनल जो उनकी लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस हो। ऐसा ना हो कि अब इतना उसको बर्डन दे दे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान ही ना दे पाए, वो भूल जाए सब कुछ, इसी में फंसा रह जाए, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना है। Organization that promote flexible work arrangement, offer family friend policies, support employees in managing their personal commitment, contribute to better quality of work life। अगर आप क्वालिटी वर्क लाइफ अच्छी देना चाहते हैं तो आपको है कि आप एम्प्लॉयज को सपोर्ट करें। अगर उनका कोई फैमिली इशू है, लाइक देखो ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती हैं, जैसे कि बहन की भाई की शादी है तो वो लोन दे देती है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके से उनका जो फैमिली इशू है वहां पे भी क्या कर रही है, एक तरीके का सपोर्ट दे रही है कि आपकी जो पर्सनल कमिटमेंट है आप वो भी अपनी लाइफ में पूरी कर पाओ, ठीक है। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज है कि हाँ ठीक है, हम अपने फैमिलीज को आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली के लिए भी कुछ टूर अरेंज करा दिया, ये सारी चीजें, या फैमिली के लिए अगर आपको कोई टाइम चाहिए, छुट्टी चाहिए तो हाँ हम देंगे। तो इस तरीके का अगर आप इन्वायरमेंट देते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ उन्हें दे रहे हैं। नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन क्या है कि द डिजाइन ऑफ जॉब कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्वालिटी वर्क लाइफ। जॉब दैट प्रोवाइड ऑटोनॉमी, अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल यूटिलाइजेशन, मीनिंगफुलनेस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट कंट्रीब्यूट टू हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब कि एक ऐसी जॉब डिजाइन मतलब ये जॉब कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी जॉब जो आपको ऑटोनॉमी दे। ऑटोनॉमी मतलब कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो अगर आप चाहते हो, ठीक है। आपके पास पावर है, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आपके पास जो स्किल आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पे आपके अच्छे अच्छे स्किल को यूटिलाइजेशन का मौका ही नहीं मिलता। लाइक अगर आप पेंटिंग में अच्छे हो तो उनके वहां पे कुछ ऐसा कंपटीशन तो कराते नहीं जिससे आप पेंटिंग वाली स्किल में भी अच्छे हो जाओ, है ना, तो इसकी स्किल यूटिलाइज हो पाए, तो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मीनिंगफुलनेस, आप पूरी तरीके से एक अर्थ ले पाओ अपनी लाइफ का, वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, हाँ मैंने कुछ अचीव किया, तो इससे क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा। और इस तरीके की जॉब होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना होगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अलाउ करना होगा, उनको अपनी वॉइस और जो मैटर है उन पे अगर वो कुछ राय देना चाहते हैं तो आप उनसे राय लीजिए। इससे क्या होगा, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी फैमिली है, कोई डिसीजन ले रही है, तो अगर आपको भी वो बोलती है अपनी भी राय दो कि क्या हमें ये करना चाहिए या खरीदना चाहिए, कोई भी डिसीजन हो, लाइक अगर आपको फ्रिज भी लेना तो आपसे भी पूछा जा रहा है, तो आप सोचोगे यार मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मेरे से भी ये चीज पूछी गई है, तो इसका मतलब सब अगर इंपॉर्टेंट है तो आई एम ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और एम्प्लॉय से पूछा जाएगा कि आपका ओपिनियन क्या है, आप चाहते हैं ये डिसीजन इस तरीके से लिया जाए या आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं, तो उसको लगेगा मेरा कुछ मुकाम है, मैं भी मैटर करता हूं, इनके हिसाब से मेरा भी दिमाग है जो अच्छा चलता है और मैं इस डिसीजन में कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। तो उसको क्या लगेगा, हमारी वर्क लाइफ अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे आपको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। आप तो हमें, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जो लेजी नहीं हो, मतलब कि आप बस एक दे दिया टाइपिंग की जॉब, बस आप सोचते हो बस मुझे टाइपिंग की ही जॉब है, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की सोच नहीं रखते हो
तो आप हमेशा ये चाहोगे कि आपको ग्रोथ देखने को मिले, मेरा प्रमोशन हो, मुझे और मतलब और अच्छे मुकाम में जाने के लिए अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट मुझे मिल रहा है, या मुझे करियर पोटेंशियल अपना यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी दे, या मुझे करियर की प्लानिंग में हेल्प करे कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या टैलेंट है मेरे अंदर, जिस तरीके से मैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से अपना करियर प्लान कर सकता हूँ, तो आप वहां पे खुश रहेंगे और वो वर्क लाइफ आपकी अच्छी होगी। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड दे सकते हैं आप, मतलब कि उनको रिवॉर्ड दीजिए जहां पे उनको लगता है आपको कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्हें अप्रेस कीजिए, उन्हें प्रेस करिए, अप्रिशिएट कीजिए, जिससे उन्हें लगेगा कि यस वी आर गुड फॉर समथिंग। ठीक है, एम्प्लॉयज हु फील वैल्यूड एंड रिवॉर्डेड फॉर देयर एफर्ट आर मोर लाइकली टू हैव हायर क्वालिटी ऑफ वर्क। ऐसे एम्प्लॉय जिनको आप ज्यादा मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं उनके एफर्ट्स के लिए, उनकी जो वर्क लाइफ की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैं जब फ्लो में जाती हूँ तो मुझे कमेंट्स में भी काफी लोगों ने कहा है कि स्पीड जल्दी हो जाती है, तो आप एक काम करिएगा, जो स्पीड वाला सेक्शन है वहां से उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका वो मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वर्कलोड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। वर्कलोड एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज की वर्क लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप उनका जो स्ट्रेस है या जो वर्कलोड है उसको मैनेज करने में उनकी हेल्प करिए। इतना ज्यादा उनको ओवर बर्डन, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन रखिए जो आपको लगता है वो पूरी कर सकते हैं, जो रियलिस्टिक हो, है ना। Managing workload effectively and providing resources and support to help employee cope with job related stress are essential for QWL। मतलब कि आपको उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए उनको सपोर्ट देना होगा, उन्हें रिसोर्स देने होंगे जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर पाए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन जो आपको लगता है कि हाँ ये पूरी हो सकती हैं। ठीक है, इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन मत रखना जो इम्पॉसिबल हो और आप उनसे करवाने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसा नहीं, जो हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन रखो। अनरियलिस्टिक रखेंगे ना तो उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा कि ये अलग ही काम मिल गया हमें। सफिशिएंट रिसोर्स दो, जो रिसोर्सेज की जरूरत है, लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट उनको हैंडल कर दिया, उनका वर्कलोड तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन अब उनको उस प्रोजेक्ट के लिए एक टीम चाहिए, उस प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्स चाहिए, आपने वो कुछ नहीं दिए, तो वो उससे काम नहीं होगा ना, उससे तो उनका वर्कलोड या स्ट्रेस बढ़ेगा। तो उनको रिसोर्स दो जो उन्हें चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराइए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसके आगे आपको स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप जरूर करेंगे, तो उसे आप जरूर देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क लाइफ होगी एम्प्लॉयज की वो क्या होगी, बेटर क्वालिटी की हो पाएगी। तो हमने यहाँ पे समझा कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर ये आता है कि आप कैसे एक वर्क लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, या फीचर्स आते तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है रीसेंट एडवांसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या नए नए एडवांसेस या नए नए चेंजेस आए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या नए चेंजेस हैं, कुछ नए ट्रेंड्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड में, वो क्या है। वो पहला है रिमोट कल्चर एंड वर्चुअल कोलैबोरेशन। जैसे कोविड की पेंडेमिक आई, आपको पता है कि रिमोट वर्क और वर्चुअल कोलैबोरेशन बढ़ गया। मतलब कि आपको पता है लोग आके तो वर्क प्लेस में एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल टीम बना सकते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल टीम मतलब कि ऑनलाइन टीम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, आप एक नया एक चेंज देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक नया चेंज आता है, वो आता है वर्चुअल कोलैबोरेशन और रिमोट वर्क का। मैनेजिंग रिमोट एम्प्लॉयज एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस इन रिमोट वर्क इन्वायरमेंट। मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो भी चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, वर्क लाइफ कैसे मैनेज करना है, उस चीज को आपने क्या किया, यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, क्योंकि जो रिमोट एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि जो ऐसे रिमोट वर्क इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो दूर रह रहे हैं, वो कैसे अपने काम को कर पाएंगे। क्या आप उनको जॉब से निकाल देंगे क्योंकि वो आ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। आप वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप कुछ तकनीक निकालिए जिससे उनको भी क्या कर पाए, आप जोड़ पाए, दैट इज योर वर्चुअल कोलैबोरेशन के थ्रू, जो कोविड-19 में देखने को मिला। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अब जो एक ट्रेंड आया वो आया है कि हमें डाइवर्सिटी पे फोकस करना है, इक्विटी पे फोकस करना है, इंक्लूजन में मतलब कि समावेशन में सबको एक साथ लाना है, इंक्लूसिव कल्चर को फोकस करना है, बिल्ड कर पाए, बायसनेस नहीं लगानी हमें डिसीजन मेकिंग में, पक्षपात नहीं करना है, डाइवर्सिटी प्रमोट करनी है लीडरशिप पोजीशन में, अलग अलग नेचर के अलग अलग लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ लाना है,
इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, दैट इज ग्रोइंग अटेंशन दिया गया है एम्प्लॉय की वेल बीइंग पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे, कैसे आप मेंटल हेल्थ को उसकी अच्छी कर सकते हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कैसे आप कम कर सकते हो। तो रिसर्च भी हुई है इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, की वर्क इन्वायरमेंट को कैसे सपोर्टिव बनाना है, एम्प्लॉय की वेलबींग को कैसे ध्यान देना है, माइंडफुलनेस, रेजिलेंस ट्रेनिंग, इन सारी चीजों पे हमें वर्क करना है ताकि हम उनकी वेलबींग को प्रमोट कर पाए। तो इन सारी चीजों पे ये सब ट्रेंड्स हैं जिसपे ध्यान दिया जा रहा है अब वेलबींग और मेंटल हेल्थ। कोविड-19 के बाद वेलबींग और मेंटल हेल्थ पे और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया गया। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है। तो इससे देखा जा रहा है रिसर्च इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम एंड एथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग एम्प्लॉयज। तो रिसर्च ये भी जा रही है कि देखें कि इस एआई के यूज से उसका जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसके आधार पर जो डिसीजन ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबका क्या एम्प्लॉय के साथ बैठ रहा है तालमेल, क्या वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं हम एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए। तो इन सब चीजों पे नए ट्रेंड्स पे ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही है कि एम्प्लॉय को हम और एंगेज कराएं, क्रिएटिव सपोर्टिव और पॉजिटिव वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए दिए। रिसर्च एक्सप्लोर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंगेजमेंट सच एज मीनिंगफुल वर्क, ऑटोनॉमी, सोशल कनेक्शन, और रिसर्च भी करी जा रही है ताकि हम समझ पाएं कैसे हम एम्प्लॉय को और ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज कमिटेड बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और वैल्यूज पे ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है, वैल्यूज क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसके अटेंशन को इंक्रीज करती है। तो इन सारी चीजों पे भी हम ध्यान दे रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, हमारी जो वैल्यूज हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बताती है एम्प्लॉयज किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से परफॉर्म्स करेंगे, उन सब चीजों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। रिसर्च इज एग्जामिनिंग हाउ टू क्रिएट एंड सस्टेन पॉजिटिव कल्चर, रिसर्च करी जा रही है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कल्चर ला पाए। अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू विद एम्प्लॉयज वैल्यू, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को एम्प्लॉय की वैल्यू से जोड़ पाए। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू है कि हम टीम वर्क को कोलैबोरेट करते हैं, एम्प्लॉय भी वैसा सोच रहा है तो हम उसको जोड़ेंगे, या कुछ वो अलग सोच रहा है तो हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं कि हमें एम्प्लॉय चाहता है कि हम फ्री वर्क इन्वायरमेंट भी हमें मिले, हमें थोड़े से फन एक्टिविटीज भी कराई जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज में अगर ये सब नहीं है तो अब आप उसको जोड़ो उससे, ठीक है, जिससे आप अच्छा कल्चर ला पाओ, ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर ला पाओ। एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लास्ट है कि एथिकल लीडरशिप और CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। रिसर्च एक्सप्लोर कर रही है क्या इम्पैक्ट है एथिकल लीडरशिप का एम्प्लॉय बिहेवियर पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम पे, एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी काम कर रहे हो, तो उसको भी आप अब और फोकस ला रहे हो कि आप सोसाइटी से जुड़ो, सोसाइटी के लोगों के लिए काम करो, और लीडरशिप एथिकल हो, कुछ गलत प्रैक्टिसेस ना हो, उस तरीके से आप लोगों को गाइड करो। तो इन सारी चीजों पे अब हम क्या कर रहे हैं, फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड में आई हैं, रिमोट वर्क कोलैबोरेशन हो गया, डाइवर्सिटी इक्विटी, मेंटल हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एम्प्लॉय को और एंगेज कराना, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यूज, एथिकल लीडरशिप वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपका एक टॉपिक था जो हो सकता है आज एग्जाम में टॉपिक होने वाला है, वो है आपका जोहारी विंडो। ये जोहारी विंडो जो है वो क्या है, इसकी मीनिंग को समझेंगे, क्या क्या चीजें हैं जिस विंडो में आती हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है जोहारी विंडो, कि ये क्या है और ये जोहारी नाम क्यों पड़ा, इसका मीनिंग क्या है, ये विंडो ये क्या चीज़ है, तो उसको देखते हैं। तो जोहारी विंडो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपका टॉपिक है, जो एक मॉडल है, ठीक है। इट इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ एंड इंफॉर्मेशन वी शेयर विद अदर। मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें अपने आप को जानने में हेल्प करता है कि हम कैसे हैं, हम अपने बारे में अवेयर हो सकते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, अपने आप को जानने में। और अगर हम अपने आप को जान पाते हैं तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो उसको हम क्या कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। तो ये मॉडल कैसे हमें हेल्प करता है खुद को जानने के लिए और हमारे जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, तो उसे हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कि जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, वो दिया किसने है, जोसेफ लिफ्ट एंड हैरी इंघम ने।
In 1955, the model is called Johari window as the combination of their first name Joe and Harry. Joe and Harry को combine करके इससे बना है जोहारी विंडो. जोहारी विंडो कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट ईच रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट एरिया इन्फॉर्मेशन अबाउट आरसेल. अब ये जो मॉडल है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है, ये 4 जो विंडो है, 4 जो हमने एक तरीके से कॉलम बना रखे हैं, इसको हम विंडो रिप्रेजेंट कर देते हैं. इससे ये बना हुआ है जो हमें हेल्प करता है हमारे बारे में, हमें खुद को जानने में. और अगर हम खुद को जान पाते हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय अपने आप को लेके अवेयर है तो वो दूसरे को भी अपने आप को समझा पाएगा. और इसके ही साथ वो जब सब अपने आप को अच्छे से जानते हैं तो उसी तरीके से अपने बिहेवियर को मोल्ड कर पाएंगे और एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे. तो यहाँ पे 4 विंडो है. पहली है एक ओपन एरिया. ओपन एरिया में क्या है, ओपन एरिया में नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर, मतलब वो सारी चीजें जो आप खुद के बारे में जानते हैं और लोग भी जानते हैं, ये चीज आप में है. दूसरा है ब्लाइंड एरिया. ब्लाइंड एरिया क्या है, आप अपने बारे में ये सब चीजें नहीं जानते हैं लेकिन लोग आपके बारे में ये चीज जानते हैं. ठीक है. थर्ड है आपका हिडन एरिया. हिडन एरिया क्या है, आपको तो पता है इस चीज के बारे में लेकिन आपने दूसरों से छुपा रखा है तो बाकी लोगों को नहीं पता है, ये आपने हिडन रखा है. नेक्स्ट इज अननोन एरिया. आपकी पर्सनालिटी का अननोन एरिया वो होता है जो आपको भी नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता कि ये चीज आप में है. ठीक है. तो पहले आता है आपका ओपन एरियाज को और समझते हैं कि ओपन एरिया क्या होता है. This quadrant represent the information that is known to both ourselves and other. ये वो वाली इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करता है जो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है. मतलब ये बिल्कुल ओपन है, ओपन एरिया है. मतलब कि आपको भी पता है इस चीज के बारे में और दूसरों को भी पता है. मतलब आपके अंदर कोई बिहेवियर है, कोई एटीट्यूड है, कोई फीलिंग है, कोई कैरेक्टरिस्टिक है आपका जो लोग भी देख पा रहे हैं कि हाँ ये आप में है और आप भी लोगों में शेयर कर रहे हैं कि ये चीज मेरे में है, ये क्वालिटी मेरे में है. ठीक है. दिस एरिया ऑफ शेयर नॉलेज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. मान लो आप जो है वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो ये बात आप भी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं और जो लोग हैं आपके साथ वो भी आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ये बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं. ठीक है. तो ये जो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ओपन एरिया का वो हमें बताता है वो वाली चीज जो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनैलिटी की पार्ट है. नेक्स्ट इज हिडन एरिया. हिडन एरिया क्या है, जो आपने हाइड करके रखा है. मतलब आपको तो वो चीज पता है कि आप में है लेकिन लोगों को नहीं पता. इट इंक्लूड आवर प्राइवेट थॉट, इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस दैट वी चूज टू कीप हिडन एंड नॉट डिस्क्लोज टू अदर. दिस मे बी थिंग्स वी फील अनकंफर्टेबल शेयरिंग और कीप विश टू कीप कॉन्फिडेंशियल. मतलब एक ऐसा पार्ट जो आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल रखें, आपको पता है लोगों को नहीं पता और आप शेयर भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो या आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप नहीं चाहते लोगों को पता चले. मान लो हिडन एरिया हो सकता है कि एम्प्लॉय का, जैसे कि जिसके बारे में बात की हमने कि ओपन एरिया है उसका पब्लिक स्पीकिंग, वो अच्छा बोल लेता है. ठीक है. इज अ गुड स्पीकर, इज अ टैलेंटेड स्पीकर. दूसरा हिडन एरिया क्या है, हो सकता है वो पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, वो बात वो जानता है कि मैं पेंटिंग अच्छी कर लेता हूँ लेकिन लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं, जिसके आसपास लोग हैं, जिसके कलीग्स हैं, उनको ये पार्ट उसका नहीं पता है और वो नहीं बताना भी नहीं चाहता क्योंकि उसको लग रहा है क्या जरूरत है. तो ये क्या है, उसका हिडन एरिया है. नेक्स्ट इज ब्लाइंड एरिया. ब्लाइंड स्पॉट के बारे में इन्होंने बात की. ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड एरिया क्या होता है, ब्लाइंड है, बिल्कुल अंधेरा है, मतलब ना हमें पता है ना लोगों को पता है कि ये मेरे में क्वालिटी है. इट इंक्लूड थिंग्स दैट आर सेल्फ दैट अदर कैन परसीव और ऑब्जर्व बट विच वी आर सॉरी. ये वो वाला पार्ट होता है ब्लाइंड एरिया जो आपको नहीं पता है अपने बारे में लेकिन लोगों को पता है आपके बारे में. ठीक है. अननोन एरिया होगा जहां पे ना आपको पता है ना लोगों को पता है. ब्लाइंड एरिया क्या है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर ये क्वालिटी है लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, लोगों ने परसीव किया और उनको पता है कि आप में ये चीज है. क्वालिटी भी हो सकती है या फिर कोई लिमिटेशन भी हो सकती है. दिस में इंक्लूड ब्लाइंड स्पॉट इन अ बिहेवियर, अनकॉन्शियस बाइसेस और एस्पेक्ट आवर पर्सनैलिटी दैट अदर कैन सी बट वी कैन नॉट. हो सकता है जैसे कि मान लो जो स्पीकर था, अच्छा स्पीकर था, उसको पता है मैं अच्छा स्पीकर हूँ, वो ओपन एरिया है, सबको पता है. हिडन एरिया है कि वो पेंटिंग अच्छी करता है, उसने अपने तक रखी है, लोगों को नहीं पता, वो हिडन एरिया है. ब्लाइंड एरिया ये हो सकता है कि वो जो पब्लिक स्पीकर जो है वो लोग जब स्पीक मतलब बोलना शुरुआत करता है तब वो क्या करता है, वो घबराता है, वो डरता है और वो चीज़ उसकी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होती है स्टार्टिंग में. ये बात उसने कभी अपने अंदर नहीं ऑब्जर्व करी लेकिन लोगों ने ऑब्जर्व करी, तो वो क्या है, वो ब्लाइंड एरिया है कि उसको नहीं पता लेकिन लोगों को वो बात पता है. अननोन एरिया क्या होता है, ये क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन दैट इज अननोन टू आवरसेल्फ एंड अदर. मतलब ना हमें पता है ना लोगों को पता है. ये ऐसे एस्पेक्ट हमारी पर्सनालिटी की कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस को इंक्लूड करता है जो अभी तक नाम ने डिस्कवर किया ना एक्सप्लोर किया. हो सकता है जो अच्छा पब्लिक स्पीकर था जिसको हमने सारे एग्जाम्पल में लिया है, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो, लाइक वो बैडमिंटन अच्छा खेल लेता है या ये वाली क्वालिटी उसके अंदर है, या पब्लिक स्पीकर है मान लो, ये मान लो कि वो एक अच्छा लिसनर है,
ये वाली क्वालिटी उसको भी नहीं पता है, ना लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर करी है, ना उसने एक्सप्लोर करी। तो ये अननोन एरिया जिसके बारे में ना आपको पता है ना लोगों को पता है। ठीक है। अब ये सारे जो हमने देखे कि विंडो दी हुई है, ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, ये सारी, इसका पर्पस क्या है, ये क्यों हमें हेल्प कर रही है? ये हमें हेल्प कर रही है सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने में, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में और रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। एज वी शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ, रिसीव फीडबैक फ्रॉम अदर, द ओपन एरिया कैन एक्सपेक्ट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने बारे में, लोगों से फीडबैक लेंगे, तो क्या होगा, ओपन एरिया हमारा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ओपन एरिया क्या था, जहाँ पे जो चीज़ हमें भी पता है लोगों को भी पता है। तो अगर जो हम बार बार लोगों को चीज़ें बताते रहेंगे अपने बारे में, ये है वो, तो लोगों को उसके बारे में पता रहता रहेगा, हमें पता रहता रहेगा, तो जो ओपन एरिया वो क्या होगा, इसमें बढ़ेगा। वाइल द हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन एरिया कैन पोटेंशियली डिक्रीज। लेकिन जो ब्लाइंड एरिया है, हिडन एरिया, अननोन एरिया, वो इसकी वजह से डिक्रीज हो सकता है अगर आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और लोगों से फीडबैक ले रहे हो। हिडन एरिया क्या था, जिसके बारे में आपको पता था, लोगों को नहीं पता था, लेकिन अगर आप ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, अपने बारे में सब बता रहे हो, तो जो हिडन पार्ट है वो भी आप डिस्क्लोज कर दोगे, वो भी लोगों को पता चलेगा। ब्लाइंड एरिया क्या था, जिसके बारे में लोगों को पता है, आपको नहीं पता है। तो जब आप लोगों से फीडबैक ले रहे होगे, तो जो उनको पता होगा वो आपको बता देंगे कि आप में ये क्वालिटी है, तो आप वो जान लोगे। ठीक है, तो ब्लाइंड एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। अननोन एरिया, जो ना आपको पता ना उनको पता है, तो हो सकता है जब आप बातचीत करने लग जाओ, फीडबैक लेने लग जाओ, तो वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया भी आप एक्सप्लोर कर लो, तो वो भी डिक्रीज होगा। थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, फीडबैक एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंडिविजुअल कैन वर्क टुवर्ड एक्सपेंडिंग their open area and reduce areas of ignorance or misunderstanding. This model highlights the benefit of expanding the open area through self-disclosure, active listening, giving and receiving feedback, and building trusted relationship. आप अपने ओपन एरिया को क्या करो, एक्सपैंड करो। ये मॉडल ये चाहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से चीज़ों को शेयर करोगे या लोगों से अपने बारे में जानोगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ है जो आप हाइड कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है बाद में प्रॉब्लम आए, और लोगों को वो चीज़ पता नहीं थी लेकिन आपको पता थी, तो हो सकता है हमारी रिलेशनशिप या ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होने लग जाए कि ये चीज़ थी तो क्यों नहीं बताई गई। ठीक है। तो और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में शेयर करते हो लोगों से, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जिससे भी आपके रिलेशन क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है। अब आता है क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब जोहारी विंडो हमने डिस्कस किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। Johari window is a useful tool because it address the need for self awareness and effective communication, building healthy relationship. जब आप अपने बारे में जानते हो, लोगों से शेयर करते हो और लोगों से भी अपने बारे में और जानते हो, तो आप अपने सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से समझ सकते हो, वो चीज़ भी जान सकते हो जो आपको नहीं पता लेकिन लोगों को पता है। इससे क्या होगा, आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो पहला एडवांटेज है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी हो सकती है आपकी। ठीक है। जोहारी हेल्प इंडिविजुअल एक्सप्लोर देयर ओन सेल्फ परसेप्शन एंड गेन इनसाइट इनटू देयर ब्लाइंड स्पॉट, हिडन एस्पेक्ट एंड अननोन पोटेंशियल। मतलब वो सारी चीज़ों में आप जान सकते हो जो आपको नहीं पता है। ब्लाइंड स्पॉट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हिडन एस्पेक्ट को, अननोन पोटेंशियल को। ब्लाइंड स्पॉट मतलब जब आप ज़्यादा से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, अपनी बातें बताते हो, तो उनसे भी जान सकते हो जो आपको अपने बारे में नहीं पता है। इट इनकरेज इंडिविजुअल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, प्रमोटिंग सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। इससे क्या होगा, अपनी खुद के एरियाज को समझ पाओगे और अपनी अवेयरनेस को बढ़ा पाओगे। अगर आपको लोग के थ्रू ये पता चलता है कि आप में ये चीज़ है, तो आप उस पर वर्क कर पाओगे। ठीक है। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बारे में और अवेयर होंगे, और जब अपने बारे में और अवेयर होंगे तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरे कैसे जो एक्शंस हैं वो कैसे मेरे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल टू अनकवर देयर ब्लाइंड स्पॉट, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक पॉजिटिव चेंज इन देयर बिहेवियर। इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल होंगे, जो ब्लाइंड एरिया होगा उसको अनकवर कर पाएंगे, अपने जो पैटर्न है उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे अपने बिहेवियर में। मतलब कि जो ब्लाइंड स्पॉट अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे आप वो सारी चीज़ें जान पाएंगे जो आप में, जो लोगों को पता है आप में नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को आप इंप्रूव कर पाएंगे। लाइक एग्रेशन है आपके अंदर, वो लोगों को पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे और उस चीज़ को कम कर पाएंगे। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इनहेंस होगा। ये प्रमोट करता है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्फ वी कैन इंक्रीज द ओपन एरिया एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स। ज़्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा ओपन एरिया इंक्रीज होगा, लोग हमारे बारे में और जानेंगे, हम अपने बारे में और जानेंगे फीडबैक के थ्रू, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इज ट्रस्ट बिल्ड होगा। एज इंडिविजुअल डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ, ट्रस्ट कैन डेवलप एंड डिपेंड इन द रिलेशन। जोहारी विंडो फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग बाय एनकरेजिंग सेल्फ डिस्क्लोजर, क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। जोहारी विंडो जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात को छुपा नहीं रहे हैं, तो लोग आपको समझेंगे, आपको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और इंकरेज करता है कि आप
लोगों के साथ अपना जो कम्युनिकेशन है वो बिल्डअप कर पाएँ, क्योंकि आप बातचीत कर रहे हैं। तो ट्रस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओपन हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से आ रहा होगा वो रिजॉल्व हो पाएगा। बाय इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ मिसकंसेप्शन और डिफरेंट परसेप्शन लीडिंग टू मोर इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। तो ये भी है कि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, जितना ज़्यादा अपने आप को ओपन एक्सप्रेस करेंगे और लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को अपने थ्रू लेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, उससे ही क्या होगा, जो भी लड़ाई झगड़े जिस वजह से हो रहे हैं वो कम हो पाएंगे। टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन हो पाएगा। टीम वही बिल्ड करती है जहाँ पे आप थॉट्स और फीलिंग और एक्सप्रेशन को शेयर कर रहे हो। तो जब आप चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ओपन एरिया को एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट आपका रिड्यूस हो रहा है, लोगों से आप अपने बारे में जान पा रहे हैं, तो टीम मेंबर अपने कम्युनिकेशन को, अपने ट्रस्ट को, अपने कोलैबोरेशन को और बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं जहां उनको लग रहा है कि कमी है, एक दूसरे को एक्सप्रेस करके, एक दूसरे को मोटिवेट करके उसे इम्प्रूव किया जाए। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टीम बिल्डिंग या कोलैबोरेशन ला सकते हो। तो ये था आपका जो आरी विंडो कि क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या चीज़ है इसमें। तो डायग्राम आता है, तो वो डायग्राम आपको जो बनाना है वो ये बनाना है, ठीक है। इसको देख लेंगे एक बार, और ये इस तरीके से आप इसको डायग्राम के साथ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इंपॉर्टेंस ज़रूर लिखेंगे। तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।